गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ इमरान बंसीवाल और पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट बायोलॉजी के अंदर क्लास 12 का वो कंप्लीट कर चुके थे अपन और उसमें अपन ने 3 वीडियोस बनाए थे और 3 वीडियोस के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी लेसन के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने चर्चा की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स थे अपने विद एग्जाम्पल सारे कवर कर लिए थे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की थी अपन ने उसमें वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट में कंप्लीट चर्चा कर ली थी। लेसन नंबर फर्स्ट के बाद मैं अगला जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो क्लास 12 का सेकेंड लेसन जो कि यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 लेसन कवर होता है और 4 लेसनों में से फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट हो चुका था। लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे फर्स्ट लेसन कंप्लीट होने के बाद अच्छे से देखिएगा। और सामने मैंने लिख रखा है लेसन नंबर 2 अध्याय 2 और लेसन नंबर 2 का जो नाम है वो है युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। इंग्लिश में भी लिख रखा है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट कि एक युग्मकोद्भिद की संरचना क्या होती है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विशेषता होगी एक तरीके से इस लेसन की कि मेन जो पॉइंट है इस लेसन का वो है गैमेटोफाइट। सामने देखना बेटा, यहाँ पर लिख रखा है मैंने गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद के अगर बारे में आपके समझ में आ गया कि युग्मकोद्भिद होता क्या है तो लेसन को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो विशेषता क्या होती है इसकी लेसन की नहीं, अपनी विशेषता क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं चैप्टर आउटलाइन लिखाते हैं सभी अध्याय के अंदर और ये 1-2 नहीं लास्ट 42 लेसन तक अपना प्रोसेस यही रहता है कि सबसे पहले बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए अपन क्या करते हैं कि किसी भी अध्याय का मेन जो सारांश होता है उसका अपना पहला डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने चैप्टर आउटलाइन अध्याय रूपरेखा और अध्याय रूपरेखा के अंदर अगर हम चर्चा करें तो इजी सा पॉइंट है। देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, बहुत इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट दे रखा है इंट्रोडक्शन या परिचय और परिचय के बारे में अभी मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले देखो 2.2 नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे। अभी मैंने आपको गैमेटोफाइट नहीं बताया कि गैमेटोफाइट क्या होता है तो उसकी चर्चा करेंगे तीसरा पॉइंट के बाद। तीसरा पॉइंट है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कुल मिला के इस लेसन में चर्चा होनी है किसकी, केवल और केवल गैमेटोफाइट की चर्चा होनी है क्योंकि दोनों पॉइंटों में बेटा सामने देखना, देखो यहाँ है नर युग्मकोद्भिद और यहाँ क्या है मादा युग्मकोद्भिद और लेसन खत्म हो गया। मतलब ये इंट्रोडक्शन या चैप्टर आउटलाइन खत्म हो गई। तो कुल मिला के बात ये है कि ये गैमेटोफाइट क्या होता है। तो लेसन नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि आवर्तबीजी पादपों का मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट होता है बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद पर रूट स्टेम लीफ पाई जाती है और फ्लावर से इसका फॉर्मेशन होता है या फ्लावर पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो ही गैमेटोफाइट को इंडिकेट करते हैं, गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करते हैं अर्थात युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि गैमेटोफाइट क्या होता है तो सामने देखना बेटा कि गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का मीन्स होता है युग्मक उत्पन्न करने वाली संरचना। क्या मीन्स होता है, युग्मक उत्पन्न करने वाली संरचना, करने वाली संरचना को ही क्या अपन क्या बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। तो कुल मिला के हमें इस लेसन के अंदर क्या पढ़ना है कि नर युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है उसकी संरचना और विकास की बात करेंगे और दूसरा पॉइंट है कि मादा युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है उसकी संरचना और विकास की बात करेंगे। तो पहले तो दिमाग में ये भी होना चाहिए कि नर युग्मक पादपों में क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है। तो हल्का सा उनकी चर्चा तो अपन करेंगे, पहले नाम सुन लो क्या होता है। नर युग्मक पादपों में होता है पोलन ग्रेन जिनको परागकण कहते हैं। वो कैसे बने और परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं
बेटा, ये चीज ध्यान रख लेना। और दूसरी चीज मैंने बताई कि मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो मादा युग्मक एग या अंडे को कहते हैं। लेकिन मादा युग्मक बनता कहाँ है, तो वो बनता है किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। तो मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश को कहेंगे। तो दो चीज दिमाग में और बिठा लेना कि नर युग्मकोद्भिद तो कौन हो जाएगा, परागकण हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स, क्योंकि परागकणों के अंदर नर युग्मक बनेंगे। और मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, तो मादा युग्मकोद्भिद होता है बेटा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश नहीं भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर अंडा बनेगा अर्थात मादा युग्मक बनेगा, अतः भ्रूणकोश को फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये दो चीज कवर होने के बाद अब आप चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन की। इस लेसन में इंट्रोडक्शन क्या है, तो मैंने 2.1 इंट्रोडक्शन डाल रखा है और इसमें सबसे पहले फ्लावर के बारे में दिखाता है, क्योंकि अभी अपन ने कहा कि जो युग्मकोद्भिद बनेगा ना, वो युग्मक उत्पन्न करने वाली संरचना को कहता है युग्मकोद्भिद। और युग्मक कहाँ बनेंगे, यानी कि फ्लावर में बनेंगे। तो फ्लावर के 4 पार्ट होता है, मैंने यहाँ दिखा रखा है कि पुष्प के कितने पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट। इधर डायग्राम दे रखा है कि पुष्प जिस अक्ष पर स्थित होता है उसको थैलेमस या पुष्पासन कहता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, पुष्पासन के नाम से जाना जाता है। कि फ्लावर जहाँ उपस्थित होता है उसको पुष्पासन कहता है। अब सबसे बाह्य आवरण जो होता है पुष्प का, वो कैलिक्स कहलाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कैलिक्स को बाह्य दलपुंज के नाम से भी जाना जाता है। कार्य भी दे रखा है मैंने यहाँ पर, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है किसका, कैलिक्स का या बाह्य दलपुंज का। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है फ्लावर का, फ्लावर के 4 पार्ट में सेकंड पॉइंट है कोरोला, जिसको दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज देखो डायग्राम के अंदर कौन सा है, ये वाला पार्ट जो मैंने दिखा रखा है, इसको कोरोला या दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज का कार्य क्या है बेटा, दलपुंज का कार्य है रंग प्रदान करना। तो ये चीज दिमाग में भी आ जानी चाहिए कि जो अलग अलग फ्लावर में जो डिफरेंट कलर होता है, भिन्न भिन्न जो रंग होते हैं फ्लावर में, वो किसके कारण होता है, कोरोला के कारण होता है, दलपुंज के कारण होता है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एंड्रोशियम या पुमंग, फ्लावर के 4 पार्ट में सेकंड पार्ट तक हो गया था, थर्ड पार्ट चल रहा है पुमंग। और पुमंग को कहा जाता है नर जनन अंग। डायग्राम में देख लेना कौन से पार्ट होता है। देखो ये जो मैंने डायग्राम बना रखे है बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ये और ये और ये 4 डायग्राम, ये पुंकेसर के डायग्राम है। किसके डायग्राम है, पुंकेसर के। तो पुंकेसर और पुमंग में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सी बात है कि 2 या 2 से अधिक पुंकेसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं। या अपन यूं भी बोल सकते हैं कि पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। किसकी इकाई होती है, पुमंग की इकाई होती है। अर्थात पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बने होते हैं। तो ये पुंकेसर हो गए बहुत सारे, और ये पुंकेसर मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, पुमंग का फॉर्मेशन करते हैं। और पुमंग को क्या कहते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम दिया जाता है। अर्थात पुष्प में वह अंग जो नर जनन अंगों का निर्माण करेगा उसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नर जनन अंग बनेंगे वो फ्लावर के कौन से पार्ट में बनेंगे, थर्ड पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं पुमंग एंड्रोशियम के अंदर, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। फिर फोर्थ पार्ट की बात करें, ये वाला जो मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा, ये सामने ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट डायग्राम है स्त्री केशर या जायांग का। किसका डायग्राम है, स्त्री केशर जायांग, जिसको गाइनोशियम के नाम से भी जाना जाता है। और जायांग को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग कहा जाता है। एक बार चारों पार्ट इधर देख लो बेटा, चारों पार्ट देखो मैंने लिखा रखा है कैलिक्स, जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। सेकंड जो पार्ट दे रखा है वो कोरोला, जिसको दलपुंज कहा जाता है, जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है एंड्रोशियम, जिसको पुमंग कहता है, और पुमंग को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है गाइनोशियम, जिसको जायांग कहता है, और जायांग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। तो कुल मिला के देखो 4 पार्ट हो गए, कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट है इनको एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंगों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पार्ट दे रखा है मैंने, एंड्रोशियम और गाइनोशियम,
उमंग और जायंग, इनको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और ये दोनों ऑर्गन जो है वो लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करता है, अतः इनको सेक्स ऑर्गन या लैंगिक अंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 4 पार्ट में से 2 पार्ट ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन कौन से? एक तो एंडोशियम और दूसरा होता है गाइनोशियम। अब इनकी आगे जो चर्चा होती है इंट्रोडक्शन के बाद, जो चैप्टर आउटलाइन में अपने बात की थी परिचय के बाद सेकंड पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो देखो साफ क्लियर शब्दों में लिख रखा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, चारों पार्ट समझ में आना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट चलेगा आपका आउटलाइन का 2.2। और ये देखो बेटा समरी लिखाने का मतलब क्या होता है कि जो हर कोई भी नहीं लिख पाता चैप्टर आउटलाइन, ये इसलिए होता है कि आपका लेसन स्टेप बाय स्टेप कवर होता चला जाए। अब देखो सेकंड पॉइंट मैंने दे दिया यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद की संरचना विकास। यहाँ भी देखो यही दे रखा है नर युग्मकोद्भिद की संरचना विकास। अब इसमें अपन परिचय कंप्लीट होने के बाद सेकंड पॉइंट की चर्चा करेंगे और इसी से सेकंड पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा मैं। तो देखो सेकंड पॉइंट पे पॉइंट क्या दे रखा है? पुंकेसर लघु बीजाणुधानी है परागकण, जिनको स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। अब बात ये आती है कि ये पुंकेसर कहाँ से आ गया? तो देखो बेटा पुंकेसर मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पुंगंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। तो पुंकेसर को मैंने निकाल लिया यहाँ से और पुंकेसर के बारे में स्टडी कर दी। और पुंकेसर के बारे में जब अपन ने देखा तो कितने पार्ट मिले अपन को? पुंकेसर में 3 पार्ट मिले। विद डायग्राम देखो इधर, ये है ऊपरी शीर्ष भाग पुंकेसर का, जिसको नाम दे दिया परागकोश या एंथर। ये बीच वाला पार्ट जिसको नाम दे दिया योजी या कनेक्टिव, और तीसरा पार्ट है फिलामेंट या पुतंतु। तो ये 3 पार्ट होते हैं बेटा किसके? पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। ऊपरी शीर्ष भाग परागकोश कहलाता है, बीच वाला भाग योजी कहलाता है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो फिलामेंट, जिसको पुतंतु का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है बेटा? पुतंतु का नाम दिया जाता है। तो ये तीनों जो पार्ट है वो आपस में मिलकर या जुड़कर फिलामेंट स्टेमन या पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ऊपरी शीर्ष भाग परागकोश हो गया बेटा, बीच वाला भाग योजी हो गया, लंबा पतला भाग पुतंतु हो गया। अब देखो सिंपल बात है कि योजी का कार्य क्या हो गया? परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का कार्य, ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग से जोड़ने का कार्य होता है योजी का। तो ये योजी का कार्य फिनिश हो गया। फिर पुतंतु का कार्य देखो, इधर देखो पुतंतु ये रहा डायग्राम में। तो पुतंतु का कार्य क्या होता है? परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य। तो अपन क्या बोल सकते हैं दोनों के बारे में? योजी तो परागकोश को पुतंतु से जोड़ती है, और जो पुतंतु है वो परागकोश को कहाँ जोड़ता है बेटा? पुष्पासन से जोड़ने का कार्य। तो ये दोनों के कार्य कंप्लीट हो गए। अब मेन जो चीज है जो क्वेश्चन उठ के आता है वो परागकोश की इंटरनल स्ट्रक्चर से जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। 2 पालियां होगी, इस तरीके से होती है बेटा। ये फर्स्ट पाली होगी, दूसरी पाली, ये आपस में इस तरीके से फ्यूज हो जाती है योजी के द्वारा। तो ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है परागकोश। अतः परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है, बायथिकस होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बायथिकस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि परागकोश अधिकांश पादपों में परागकोश द्विपालियों में बटा होता है, 2 पालियों में बटा होता है, जिसे बायथिकस कहा जाता है। और प्रत्येक पाली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। जैसे ये फर्स्ट लोब है, प्रत्येक पाली है, तो एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ यहाँ हो गए बेटा, और दूसरी पाली के अंदर ये 2 कोष्ठ यहाँ हो गए। टोटल दोनों पालियों के अंदर 4 कोष्ठ हो गए, अतः इनको 4 चैम्बर का नाम दिया जाता है। और ये चैम्बर को क्या कहते हैं? इनको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, इनको पराग कक्ष या पराग कोष्ठ का नाम दिया जाता है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो परागकोश होता है पुंकेसर का ऊपरी भाग, इसमें 2 पालियां पाई जाती है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होता है। टोटल कितने कोष्ठ हो गए? 4। इन कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी, पराग कक्ष या पराग कोष्ठ कहते हैं। तो ये तो बात होगी कॉमन, लेकिन कई एक्सेप्शन पॉइंट भी होता है बेटा। तो एक्सेप्शन भी देख लेना 1 मिनट। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। और अपवाद यहाँ क्या अपवाद आ गया बेटा? तो अपवाद क्या आ गया कि कुछ पादपों के जो परागकोश होते हैं वो एक पालित होते हैं। कैसा होता है? एक पालित होता है, कि केवल एक ही पाली होगी। जैसे ये एक पाली बना दी है इस तरीके से, तो एक पाली होगी तो कोष तो फिर उसमें कितने हो जाएंगे बेटा? कोष तो 2 ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ जो लघु बीजाणुधानी होगी या बीजाणु स्पोरेंजियम होगी वो कितने चैम्बर होंगे? केवल 2 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे? 2 चैम्बर ही होंगे, अर्थात 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी उसके अंदर, 2 लघु बीजाणुधानी
होंगी। और ऐसा किसके अंदर होता है एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन होता है बेटा मालवेसी कुल के सदस्य, मालवेसी कुल में। और मालवेसी कुल में कौन कौन सा आता है? तो उसमें आता है बेटा, एग्जाम्पल आता है कपास, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी और गुड़हल, ये जो प्लांट है ये आता है किसके अंदर? मालवेसी कुल के सदस्यों के अंदर। तो ये चीज पे आपको याद रखना है कि परागकोश, पुंकेसर का तीसरा भाग होता है परागकोश, दोनों की अपने चर्चा करी थी। इसके बारे में मैंने बताया कि 2 पाली में बटा होता है, प्रत्येक पाली में 2 कोश, टोटल 4 चक्र हो गए, उनको लघु बीजाणु नहीं कहता है, परागकक्ष कहते हैं या परागकोश कहते हैं। फिर मैंने बताया एक्सेप्शन के रूप में कि कुछ पादपों में परागकोश एक पालियों में ही बटा। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश